प्रिय विद्यार्थियों, हम पाठ कर रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की मुख्य कविता अंधेरे में। अंधेरे में कविता का पाठ करते हुए हम इसके लगभग मध्य में पहुंच रहे हैं। साथ में ये भी जानना चाह रहे हैं कि कविता को समझने समझाने के दौरान कवि और कविता पर कई विद्वानों आलोचकों ने काफी विचार विमर्श किया। पिछली बार हमने विश्वनाथ त्रिपाठी आदि को देखा। आज हम सुप्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडे के अनुसार मुक्तिबोध और उनकी कविता पर कुछ रोशनी डालने और इसके माध्यम से ये समझ सकेंगे कि मैनेजर पांडे कवि और कविता को किस नजरिए से देखते हैं। ये हमारे विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा कि हम साथ ही साथ कवि और कविता दोनों पर आलोचक की निगाह से देखते हुए चल रहे हैं। तो मैनेजर पांडे ने कहा कवि के बारे में कि ये समय से आगे के कवि ठहरते हैं। ये कहने का एक मतलब निकलता है कि हर व्यक्ति, हर रचनाकार अपने समय को निरूपित करता है रचनाओं में, लेकिन कुछ समय से आगे के होते हैं। और यूं भी रचनाकार को या कवि को दूरदृष्टा कहा जाता है। ऐसे में कम ही कवि ऐसे होते हैं जो समय से आगे के ठहरते हैं, वो आगे की सोच लेते हैं। अब इसको हम समझ सकते हैं कि जिस कविता से हम गुजर रहे हैं अंधेरे में, एक लंबी कविता है। एक तरह से ये उस दौर की कविता थी जिस दौर में कवि जी रहा था, और आज जब हम इसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और अब आज से ही आप ये देखेंगे कि कविता के कई आयाम हैं, और उसमें से एक मुख्य आयाम ये कि आज के दौर को भी ये बखूबी निरूपित करता है। इस तरह से ये समय से आगे के कवि ठहरते हैं। जैसे कि अंधेरे में कविता जब आप समझ रहे हो, इससे गुजर रहे हो, तो हमारा शीर्षक ही कविता का अंधेरे में है। और मैनेजर पांडे कह रहे हैं कि कविता में कम से कम 15 जगह अंधेरे का जिक्र है आपकी कविताओं में। लेकिन अंधेरे में जो कविता है उसकी तो बात ही अलग है। यानी इतर कविताओं में भी अंधेरा बार बार आता है। इस तरह से ये जाहिर होता है कि मनुष्य समाज की जिंदगी में ये किस तरह से आता है। कहा है कि ये कविता प्रकाश से द्वंद्व की कविता है। अपने समय व आज की कविता ठहरती है, और इनको विचारशीलता के कवि कहा जाता है। और विचार इनकी कविताओं में जगह जगह दिखाई देता है। कई बार विचारों से बोझिल भी होती हुई सुनाई पड़ेगी, और इसी कारण से इनकी कविताओं में कई बार रहस्यवाद के दर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये प्रतीक, ये बिंब और कई व्यक्ति रहस्यमयी हो जाते हैं। अभी हम कविता में यही सब कुछ देखने वाले हैं। मैनेजर पांडे ने रामचंद्र शुक्ल का ये उदाहरण लेते हुए कवि के बारे में कहा है कि उनकी कविता में बुद्धि व्यापार का बहुत योग है। विचारों की सघनता में ही विचारों की सघनता कम में ही पाई जाती है।
ऐसी सघनता अन्य कवियों में नहीं दिखाई देती जितनी अंधेरे में दिखाई पड़ती है। और यूं भी अगर देखेंगे तो गजानन माधव मुक्तिबोध की अधिकांश कविताएं इस बात को इस बात की गवाह है। और ये देखिए कि कवि का समाज पर किस कदर असर पड़ा है। यहां तक कि भारतीय ज्ञान परंपरा में एक तरह से इन्होंने परिवर्तन किया है। जैसे एक ये शब्द, ये वाक्य अक्सर आता है, सतचित आनंद। सौंदर्य बोध को हम इस तरह से निरूपित करते हैं, सतचित आनंद। सत्य चितानंद, मन को भी आनंदित करने वाला। आपने इसमें परिवर्तन किया, सतचित वेदना। यानी इनकी कविताओं में सत्य तो मिलेगा ही और चेतनामय भी मिलेगा और वेदना से परिपूर्ण भी। यानी जो आनंद एक कवि और कविता में दिखाई देता था, उसकी जगह यहां वेदना प्रमुख रूप से स्थान पाती है। और सौंदर्य बोध में इन्होंने परिवर्तन किया कि अब तक कवियों में चांद को सुंदरता का प्रतीक कहा गया है। आप देखेंगे कि जिस कविता का हम पाठ कर रहे हैं वो चांद के मुंह टेढ़ा से ली गई है। और कवि जिन नायिकाओं को अप्रतिम सुंदर कहते थे, उनकी उपमा चांद से दिया करते थे। यानी चांद जैसी सुंदर नायिका, उसका मुंह चांद जैसा है, चांद के समान है, इस तरह से उपमित किया जाता रहा। और ये यहां कहा जाता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। यानी हम जिस चांद को सुंदरता का प्रतीक कहते रहे मुक्तिबोध के यहाँ, उस चांद का मुंह टेढ़ा माना जाता है, बताया गया है। अब हम पुनः हमारी जिस कविता में हम पाठ कर रहे हैं पुनः पहुंचते हैं वहां। हम यहां थे, मैं वापस एक तरह से आपको याद दिला रहा हूं। ये कुछ पंक्तियां, दूर जाएगा वो दूर चला जाएगा, जहां से आया था जैसे आया था वहीं चला गया। रात का पक्षी कहता है वह चला गया है, वह निकल गया है गांव में शहर में, उसको तू खोज अब, वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है, वह तेरी गुरु है। वो जो आया था, दरवाजा खटखटा रहा था, सांकल बजा रहा था, और वो कुछ कहने आया था, कुछ मार्गदर्शन करने आया था, और तुमने उसे पाने में देर की। यानी एक अवसर खोया, दरवाजा नहीं खोला और वो वापस लौट जाता है। वो खुद ही कहता है कि वो जहां से आया था वहीं चला गया, जैसे आया था वैसे ही चला गया। और कौन कह रहा है इस बात को कि रात में अंधेरा घना था, सन्नाटा पसरा हुआ था, और कहीं से अगर आवाज भी आई तो रात का पक्षी बोलता है, वही आवाज सुनाई देती है और लगता है जैसे रात का पक्षी कह रहा है कि वह चला गया है, वह निकल ही गया है। अब तुझे ही खोजना पड़ेगा, गांव गांव जाकर के, शहर शहर जाकर के। अब तू उसे खोज, तभी वो मिलेगा। और वो कोई एरा गेरा नहीं, वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, जिसकी तू खोज कर रहा है, जिसको पाने की हसरत है, जिसे पाना चाहता है, वो अभिव्यक्ति थी जो चली गई। और उसका तू शिष्य होता, वो तेरा गुरु होता जो चला गया है। अचेतन प्रतीक्षा, कहीं कोई रेल एक्सीडेंट न हो जाए,
चिंता के गणित अंक आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते, खिड़की से दिखते, हाय हाय तौस्तोए, कैसे मुझे दिख गए सितारों के बीच बीच घूमते व रुकते, पृथ्वी को देखते। ये चंद पंक्तियां वापस हमें उस जो नायक, कविता का नायक है, जो हमें शुरू में अंधेरे में दिखाई दिया था और अंधेरे खड्ड में गिर जाता है, अचेतन अचेत होकर के गिर पड़ा, और वो अचेत होकर के भी अगर थोड़ा बहुत बोध है उसमें, तो जैसे वो प्रतीक्षारत है, उसे प्रतीक्षा है किसी की। क्या क्या नहीं हो रहा, आसपास बहुत कुछ घट रहा है, कहीं कोई रेल एक्सीडेंट ना हो जाए। अगर हम सफर भी करते हैं, जैसे कि पता चला कि कई बार ऐसा होता है कि चूंकि सारी कविता अंधेरे में है, आजकल आप जब कभी लंबा सफर करते हो, पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान जाना होता है, तब आप ऐसी बस, जिसे हम स्लीपर बस कहते हैं, अगर आपने स्लीपर बस की यात्रा की हो, तो आप इस एहसास से गुजरोगे, जिसे मैं पहली बार, जब बस में हम बैठ के सफर करते हैं, सीट होती है, लेकिन जब स्लीपर बस में पहली बार मैंने यात्रा की, मैं जोधपुर किसी सेमिनार में कार्यवश जा रहा था, सुबह पहुंचना था, तो जिस तरह से रेलवे में स्लीपर होते हैं, उसी तरह से बस में पहली बार स्लीपर मिला ऊपर की तरफ, और नींद न जाने कब आई, लेकिन जब भी वो ड्राइवर ब्रेक लगाता, तब नींद में से ही ऐसा एहसास होता जैसे बस के सामने यकायक कोई दीवार आ गई हो, या ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया हो, और बस जैसे मुख्य रोड से भटक करके साइड के रोड से गुजरते हुए सीधे किसी मकान के सामने पहुंच गई है, और बस का ड्राइवर जोर से ब्रेक लगा रहा है। इस तरह से जब भी गड्ढे आते, मेरी नींद खुलती, मैं ऐसे भयावह एहसास से गुजरता। आप अंदाजा लगाइए कि कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध की मुख्य कविता अंधेरे में हम पढ़ रहे हैं, देखिए क्या बिंब खड़ा होता है, कहीं कोई रेल एक्सीडेंट ना हो जाए। जैसा कि अभी अभी मैंने अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया, कुछ ऐसी ही अनुभूति होती है। चिंता के गणित अंक आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते। आज का मध्यम वर्गीय व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रहता, दिन भर भाग दौड़, दौड़ता हुआ जिस तरह से वो जीता है, चिंता में रहता है, और उसके दिमाग में अक्सर गणित की पहेलियां, गणित के गुणा भाग चलते रहते हैं। लगता है जैसे आसमान नहीं हुआ, स्लेट हो गई हो। जिस तरह से बच्चे जब पढ़ते हैं, अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो पहले जिस तरह से आज ब्लैक बोर्ड होता है, सभी बच्चों के हाथों में स्लेट पट्टी जिसे कहते थे, और चौक या बत्ती जिसे लिखा जाता था काली स्लेट पर, उसी तरह से उस नायक के सामने ऐसा लग रहा है जैसे आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते, खिड़की से दिखते, और खिड़की से अगर वो देखता है बाहर की तरफ अपना मन बहलाने के लिए, तो यकायक वो चौंक पड़ता है। कैसे चौंक पड़ता है कि ये कैसे संभव है? क्यों? क्योंकि वो अपनी चिंताओं में डूबा हुआ, यकायक उसके दिमाग में ऐसे कौंधता है जैसे उसने तोल्स्तोय को देख लिया हो। और तोल्स्तोय क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। तोल्स्तोय से मतलब होता है एक महान उपन्यासकार, रशियन उपन्यासकार, जिसका महान उपन्यास युद्ध और शांति, जो वैश्विक उपन्यास है, जो लगभग हर देश में पढ़ा जाता है, हर भाषा में अनुवादित हो चुका है, और ये जिसका शीर्षक है युद्ध और शांति, यानी सबसे ज्यादा कसम कस में जीने वाला व्यक्ति अक्सर द्वंद्व में रहता है, और दो देश
आपस में द्वंद्व में है किस बात को लेकर के। युद्ध कभी भी हो सकता है, और युद्ध सबसे खतरनाक होता है किसी भी देश के लिए। देश टूट जाता है, समाज बिगड़ जाता है, बिखर जाता है। ऐसी ही एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या पर तोल्स्टॉय उपन्यास लिखते हैं, और वो भी विशालकाय, जिसका नाम रखा युद्ध और शांति। इस तरह से तोल्स्टॉय एक जमींदार के पुत्र होते हैं, लेकिन जमींदारी नहीं निभाते, कलम पकड़ते हैं और आम फहम की आवाज बनते हैं, और शांति किस तरह से कायम हो इस उम्मीद के साथ एक बड़ा सा उपन्यास लिखते हैं। कवि याद कर रहा है उस अंधेरे में जिसमें वो नायक भटका हुआ है, उसे बहुत कुछ याद आता है। उसके मन में भी द्वंद्व चल रहा है, हाय हाय मची हुई है। ऐसे में हाय ये क्या हुआ, क्या देख लिया, ये तोल्स्टॉय कैसे दिखे। वो यकाएक चौंक पड़ता है जब खिड़की से बाहर देखता है, यानी तोल्स्टॉय ही क्यों दिखे, इसका भी कोई मतलब होगा। ये एक फैंटेसी में चलने वाली ऐसी कविता है जो लगातार स्वप्न, जिस तरह से रात के अंधेरे में सोते वक्त कई बार हम देखते हैं, इसलिए वो सवाल कर रहा है कैसे मुझे दिख गए सितारों के बीच बीच, घूमते व रुकते पृथ्वी को देखते। और हम क्या नहीं होते सपने में। अभी तो ही दिखा, बात वहीं खत्म हुई, बात आगे बढ़ती है। रात है तो रात में तारे चमकेंगे, बीच बीच में तारे भी दिख रहे हैं, घूमते वो रुकते पृथ्वी को देखते। ऐसा लगता है जैसे तारे भी पृथ्वी को देखने के लिए ठहर रही हैं कुछ देर के लिए। शायद तोस्तोय नुमा कोई वह आदमी और है प्रोसेसन। ये हम जो तोस्तोय की बात कर रहे हैं कि वो तोस्तोय हो न हो, लेकिन कुछ तोस्तोय नुमाई था। वो ऐसा लगा, यानी जब पहली बार देखा तो तोस्तोय जैसा दिखा, लेकिन जब थोड़ा विचार किया, आदमी अक्सर अनकॉन्शियस में जब रहता है, अवचेतन में कई तरह की आवाजें आती है। हम किसी व्यक्ति को जब पहली बार देखते हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति से ऐसी उम्मीद कर लेते हैं कि जैसे कि ये जाना पहचाना चेहरा है, कुछ देर के लिए ठहर करके देखते हैं हम भीड़ में। उसी तरह से यहाँ पर जब तोल्स्टॉय दिखाई पड़ा खिड़की के बाहर अंधेरे में कौंधा वो चित्र, फिर वो कह रहा, थोड़ा होश में आया, शायद शायद तोल्स्टॉय नुमा न हो, तोल्स्टॉय तो क्या, पर तोल्स्टॉय जैसा ही था वह आदमी, और है। और यहां से अब हम उस कविता की उस गहराई में प्रवेश करते हैं जिसके लिए पहचानी जाती है। हो सकता है अभी तक मेरे साथ चलते चलते आप भी कुछ अंधेरे में खो गए होंगे। अब अंधेरे में देखिए कि क्या क्या नहीं घटता, और जो जो कुछ भी घट रहा है वो आप जिस समय में रह रहे हो, जिस समाज में जी रहे हो, उस जिंदगी को अब इस कविता में आप एहसास करोगे। इसकी शुरुआत हम आज इस कविता में करने जा रहे हैं। प्रोसेसन, प्रश्नवाचक चिन्ह। जब प्रोसेसन निकलता है, निस्तब्ध नगर के मध्य रात्रि अंधेरे में सुनसान, किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तान धुन, मंद तार, उच्च निम्न स्वर स्वप्न, दीर्घ लहरिया, गैलरी में जाता हूं, देखता हूं रास्ता। सब कुछ अंधेरे में ही घटित हो रहा है। जो प्रोसेसन कई बार जुलूस दिन में निकलता है, कुछ जुलूस रात में निकलते हैं, कुछ जुलूस खासकर रात में निकलते हैं। तो कैंडल मार्च जिसे कहते हैं, जब सत्ता के विरोध में जनता अपनी आवाज विरोध में दर्ज करना चाहती है, तो कैंडल मार्च निकालती है, यानी अंधेरे को भगाने के लिए दीपक का उजाला। चारों तरफ अंधेरा है, इसलिए कैंडल उनके हाथ में है। निस्तब्ध नगर के मध्य रात्रि अंधेरे में सुनसान। जब अंधेरा होगा यानी रात हो गई, तो रात में निस्तब्ध सन्नाटा होगा। ऐसे सन्नाटे में पसरा हुआ वो शहर
नगर यानी उस शहर के मध्य में, रात्रि में, घने अंधेरे में, जब सुनसान होता है, ऐसे में उसे दूर से कहीं आवाज सुनाई देती है। और किस तरह की आवाज है? किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तान धुन। तान यानी लगातार आ रही है, वो तान में आ रही है, एक धुन सुनाई देती है, क्रमशः लगातार आ रही है। और वो किस तरह से? मंद, कभी वो मंदी होती है, जैसे तार के स्वर होते हैं, मंद तार, उच्च निम्न, स्वर स्वप्न। वो कभी स्वर उच्च होते हैं, कभी निम्न होते हैं, क्योंकि जो बाजा बजाया जाता है उसमें से स्वर निकलते हैं, और स्वर मंद भी होते हैं, कभी ऊंचे होते हैं, कभी नीचे होते हैं। स्वर स्वप्न। और वो कई बार अपने स्वप्न में खो जाता है। कभी लगता है कि जैसे ये सब कुछ स्वप्न में ही चल रहा है, कहीं से कोई आवाज आ रही है, सुनसान अंधेरा है। इस तरह से वो सोच रहा है या महसूस कर रहा है दीर्घ लहरिया, और कभी कभी लंबी सी जैसे लहरें आती है समुद्र में, कुछ इस तरह से ये आवाजें दूर से जो सुनाई दे रही है, उसे ऐसा एहसास होता है। वो कहता है, गैलरी में जाता हूं, देखता हूं रास्ता। अब यकाएक फिर थोड़ा सा उसका रूप बदलता है, भाव बदलता है। और वो जैसे घर में है तो घर से बाहर निकल के घर के ही किसी गैलरी में आता है, बाहर निकल के देखता है, रास्ते की तरफ देखता है। इस तरह से घर से बाहर आकर के उस रास्ते की तरफ देख लेता है जिसमें सन्नाटा पसरा हुआ है, और ऐसा लगता है कि जैसे कहीं दूर से कोई आवाज आ रही है, और वो आवाज धीरे धीरे पास आने वाली है। वह कोल तार पथ, अथवा मरी हुई खींची हुई कोई काली जीवा, मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना, किंतु दूर सड़क के उस छोर शीत भरे थर्राते तारों के अंधियारे तल में नीले तेज उद्भास पास पास आ रहा इस ओर। इन पंक्तियों में जिस जुलूस की बात हम कर रहे हैं, जिस प्रोसेसन की बात हम कर रहे हैं, वो जो नायक के मन में यकाएक कोंदा कि जैसे कोई बैंड की आवाज है। अब देखिए, वो आवाज सुनी थी, इसके बाद वो कैसे अनुभूत करता है। वह कोलतार पथ, वो रास्ता, डामरीकरण, डामर से बना हुआ वो सड़क, या फिर कैसी है वो? मरी हुई खींची हुई कोई काली जीवा। सड़क मृत प्राय होती है, उसमें जीवन नहीं होता, हलचल नहीं होती। और विशेषकर रात में जब वो सड़क हो, वो सड़क जो दिन की सड़क, जिसपे दिन भर हलचल होती है, लोग यहां से वहां गुजर रहे होते हैं, वो रात में कितनी नीरव, शांत, ऐसा लगता है जैसे मर गई है, मरी हुई खींची हुई कोई काली जीवा हो। ऐसा लगता है जैसे काली जीभ हो। वो जीभ ही क्यों कहा उसे? यानी जीभ जो रसमान करती है, जीभ हिलने पर आवाज करती है। आवाज तभी बन पाती है, शब्द तभी बन पाते हैं जब जीभ वहां, जीभ में हलचल हो गई। और वो सड़क कैसी प्रतीत हो रही है? मरी हुई, खींची हुई, जैसे खींची हुई काली लकीर हो, या फिर काली जिव्या हो। और मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना, मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना, क्योंकि दांत दरअसल, जिन दांतों से हम भोजन करते हैं, उन दांतों से काट कर, वो जब तक भोजन चर्वण नहीं होगा, हम भोजन नहीं कर सकते। कभी उन्हें मरे हुए दांत कह रहा है, मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना, किंतु दूर सड़क के उस छोर शीत भरे थर्राते तारों के अंधियारे तल में नीले तेज उद्भास पास पास आ रहा इस ओर। वो अंधियारी रात कैसी है? ठंडी, शीत ऋतु है। ऐसे में लोग बाहर निकलते हैं,
तो थर्रा जाते, कपकपा उठते हैं। और तारों भरी अंधियारी रात है, उसके तले ये सब दिखाई देता है। एहसास होता है उस नायक को नीले तेज उद्भास, ऐसा लगता है उस काले में कुछ नीले रंग का तेज उभरता हुआ उद्भासित होता है। और कभी लगता है पास पास, बहुत ही पास, वो जो सुनाई दिया था आ रहा इस ओर, वो इसी ओर कदम रखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे पल पल वो पास आ रहे हैं। दबी हुई गंभीर स्वर स्वप्न तरंगे, शत ध्वनि संगम संगीत, उदास तान धुन समीप आ रहा। और अब गैस लाइट पातों की बिंदुएं छिटकी, बीच बीच उनके सांवले जुलूस सा क्या कुछ दिखता। अब हम देख सकते हैं कि कभी पहले दूर से आवासित करने वाली उस ध्वनि को सुनाई महसूस करता है, और फिर लगता है कि वो जुलूस है और वो पास आ रहा है। पहले कैसा लगा? दबी हुई गंभीर स्वर स्वप्न तरंगे। शुरुआत में तो उसे एहसास ही नहीं होता कि हकीकत क्या है, स्वप्न है या हकीकत है। यानी वो वाकई में रात के अंधेरे में ये सब सुन रहा है, या फिर सोया हुआ सपना ही देख रहा है। ये सपने की तरंगे आ रही है, ये जो स्वर सुनाई दे रहा है, बैंड की जो आवाज आ रही है, दूर से आई थी तो लगता है जैसे दबी हुई, आई भी या नहीं, कुछ हल्की सी सुनाई देती है। और कभी लगता है वे स्वर जो गंभीर था, ऐसा लगा था कि नहीं नहीं, बिल्कुल है, कितनी जोर से आवाज आई थी। स्वर स्वप्न तरंगे, जैसे स्वप्नों में तरंगे उठती है, वो स्वप्न की तरंगे की तरह उसके मन में कौंधता है। शत ध्वनि संगम संगीत, बहुत कुछ एक साथ घटित होता है। शत सैकड़ों, वो आवाजें एक दो नहीं, एक आवाज नहीं, एक व्यक्ति की आवाज नहीं, सैकड़ों व्यक्तियों की आवाज थी। और लगता है जैसे संगीत भी उसमें था, कोई गीत भी गाया जा रहा था, और इन सब का संगम बना था। ये सब एक साथ घटित होता है, उदास तान धुन। और कभी लगता है कि वो कोई ऐसा बैंड बाजा की धुन नहीं थी जो विवाह शादी के अवसर पर गाया जाता है। ऐसी उदास तान थी जब किसी मृत व्यक्ति के जुलूस निकाला जाता है तो बैंड की उदास ताने सुनाई देती है, उदास गीत सुनाई पड़ता है, उस तरह की धुन बजती हुई सुनाई देती है। और कैसा लग रहा है कि वो समीप आ रहा है, अब उसके पास आ रही है वो आवाजें। और अब क्या हुआ? गैस लाइट पातों की बिंदुएं छिटकी, बीच बीच उनके सांवले जुलूस सा क्या कुछ दिखता। अब जब जैसे शादियों में अक्सर होता है, जब बाजा, केवल बाजा ही नहीं बल्कि ट्यूब लाइटें, कुछ बच्चे सिर पर उठाए हुए ट्यूब लाइट उठाते थे, फिर बड़ा सा सिर पर रख करके बहुत सारी लाइटों का एक हांडे जैसा रख लेते सिर पर, और आगे जुलूस निकलता है। गैस लाइट पांतों की बिंदुएं छिटके, ऐसा लगता है कि जैसे पंक्तिबद्ध लाइटें जली हुई है, गैस लाइटें, और वो लिए हुए उनको आगे बढ़ रहे हैं। छिटकी है, शोभायमान है, एक साथ कतारबद्ध दिखाई दे रही है। बीच बीच उनके सांवले जुलूस सा क्या कुछ दिखता। इसमें फिर सवाल सा उठाया है, क्या, यानी पक्का नहीं। और जब वो इतना कह रहा है कि जुलूस है और अंधेरे में वो कैसा दिखेगा, जो कुछ भी होगा अलग अलग रंग नहीं, काला सा, यानी सांवले, यानी उन उजालों के बीच में चाहे उजाला कितना भी क्यों न हो, अगर रात्रि है तो उसमें कालीमा रहेगी। जहां रोशनी नहीं पड़ेगी वहीं वो सांवली धुंधिया सी, धुंधियाली सी तस्वीरें दिखाई देगी। इसलिए वो कह रहा है सांवले जुलूस सा क्या कुछ दिखता।
ऐसा लग रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा आभासित हो रहा है, और कुछ वो असमंजस सा भी है। तो इस तरह से हम, आप अंधेरे में कविता का पाठ करते हुए इन कुछ पंक्तियों के अर्थ जो हमने आज निकाल सके हैं, अगले भाग में आप देखेंगे कि जो जुलूस और प्रोसेशन, दो शब्द आपके सामने आए हैं, अब इसके बड़े रूप आप देख सकेंगे